Good morning students, welcome to the class of business studies. Students, as you know very well that our chapter number 9 financial management has continued. You have discussed in our last videos two decisions of financial management. You know very well that financial management has taken three types of decisions. First of all, investment decision. How much amount of invest in which best type of proposals. Second decision, financing decision, how to raise that fund that is invested by the company in best proposal. किस तरीके से हमें और किस सोर्स से उस फंड को रेज करें जो आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डिसाइड किया. नाउ डिविडेंड डिसीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन. स्टूडेंट्स, meaning of dividend decision is related with the distribution of surplus fund. surplus fund के distribution से related आपका dividend decision है. okay, profit of the company should be distributed among various parties just like creditors, debenture holders, suppliers, आपके एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा. जब कभी भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट को हम सीरीज से डिस्ट्रीब्यूट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लीगल ऑब्लिगेशन होती है डिवेंचर होल्डर्स को पेड करना, देन क्रेडिटर्स को पेड करना, देन एम्प्लॉयज़ को पेड करना, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेड करना एंड लास्ट में हम पेड करते हैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को. दिस इज द सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ प्रॉफिट, distribution of profit. So you know very well that all of you have know very well that interest has paid on creditors and debenture holders are the legal or fixed liability of the company. debenture holders और creditors को जो interest paid किया जाता है that is fixed, तो fixed liability of the company है. अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इनको प्रॉफिट में से, इन्हें तो प्रॉफिट में से भी और लॉस में से भी अपना इंटरेस्ट क्या होता है, इनका फिक्स्ड होता है, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ऑल लीगल ऑब्लिगेशंस, अपनी जितनी भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद नाउ फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड दैट जो भी हमारा लेफ्ट ओवर प्रॉफिट रह गया है, जो हमारा रेसिडुअल प्रॉफिट रह गया है, अब उसका क्या करना है. क्या करने से मतलब है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट सरप्लस फंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग देयर शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच टू कीप असाइड एज अ रिटेन्ड अर्निंग. So dividend decision is also related with the two parts. नंबर 1, अगर वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड कीप असाइड एज ए रिटेन्ड अर्निंग. तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं कि जब कंपनी या फाइनेंशियल मैनेजर डिविडेंड की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या फिर एज अ रिटेन्ड अर्निंग अपने पास कंपनी रखेगी. ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग आप सबको पता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट को बोलते हैं, जो हमने किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है. ओके, तो now in short, meaning of dividend decision. In this decision, financial manager has take decision how much distribute in the form of dividend among their shareholders and how much to keep aside as a retained earning. और students, आपकी कन्वीनियंसी के लिए मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब कभी भी केस स्टडी आएगी डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड, तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे
जब कभी भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, तब उस कंडीशन में, प्रॉफिट अर्न करने की कंडीशन में, कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट है, तो जब कभी भी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया होगा तब आपको एक ही डिसीजन लेना पड़ेगा, डिविडेंड डिसीजन। क्यों? क्योंकि उस प्रॉफिट को फाइनेंशियल मैनेजर क्या कर सकता है, या तो डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अदरवाइज रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रखता है। नाउ स्टूडेंट्स, I will start factors. Some factors kept in mind while taking dividend decision. कब आप हाई रेट से डिविडेंड डिसाइड करेंगे और कब कंपनी लोअर रेट से डिविडेंड डिसाइड करेगी। नंबर 1, अर्निंग्स। हम सबको पता है स्टूडेंट्स कि डिविडेंड इज द पे आउट फॉर्म ऑफ प्रीवियस और करंट ईयर्स अर्निंग्स। प्रीवियस और करंट ईयर की अर्निंग से हमें डिविडेंड को पेड आउट करना होता है। ओके, तो व्हेन कंपनी अर्निंग्स मोर, जब क्या करेगी कंपनी, मोर अर्निंग्स करेगी, मोर अर्निंग्स, देन रेट ऑफ डिविडेंड विल बी हाई। रेट कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा जब मोर अर्निंग्स करी जाएगी हैज द कंपनी। एंड व्हेन लो अर्निंग्स, और जब कंपनी लो अर्निंग्स करेगी तब क्या हो जाएगा, लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा। आपको कोई डिटेल रटने की जरूरत नहीं है अगर आप इस चार्ट को अपने प्रिपेयर कर लेंगे इन दिस वेज। मोर अर्निंग है तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड है, और लो अर्निंग है देन लो रेट ऑफ डिविडेंड हैज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। ओके, नाउ next factor is stability of earning. when stable policy है, okay, stable earnings of the company. stable earnings का क्या मतलब है, और जब unstable earnings है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि आपकी stable earnings क्या होती है और unstable earnings क्या है। स्टेबल अर्निंग्स का मतलब है कि जब कंपनी श्योर है कि उसको ईच एंड एवरी ईयर सफिशिएंट फंड अर्न होता ही होता है, जिसकी अर्निंग्स फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो जहाँ पर स्टेबल अर्निंग है वहाँ पर हाई रेट ऑफ डिविडेंड हैज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, एंड वेयर अनस्टेबल अर्निंग्स, या फिर जहाँ पर जीरो स्टेबल ऑफ अर्निंग है, हमें फिक्स्ड नहीं पता कि कब हमें अर्निंग्स ज़्यादा होगी या फिर कब हमें अर्निंग्स कम होगी, उस कंडीशन में हम लो या फिर जीरो डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से आप इस चार्ट को अगर समझ लेंगे तब आपको कोई भी परेशानी सामने नहीं आएगी। नाउ कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन स्टूडेंट्स दो ही तरीके की होती है। एक आपकी कैश फ्लो पोजीशन कैसी हो सकती है, एक तो होती है स्ट्रॉन्ग और दूसरी कौन सी होती है, वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशंस का क्या मतलब है, व्हेन कंपनी हैव सफिशिएंट फंड्स और फाइनेंस। सफिशिएंट फंड का मतलब पता है, कंपनी के पास कोई शॉर्टेज नहीं है फंड की, प्रॉपर कैश फ्लो चल रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो प्रॉपर पोजीशन चल रही है कंपनी की। तो व्हेन कंपनी हैव स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन में कैसा डिक्लेयर कर देगी, रेट ऑफ डिविडेंड हाई कर देगी। और जब कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन वीक होगी, वीक का क्या मतलब है, अनसफिशिएंट फंड है। ठीक है, सफिशिएंट फंड कंपनी के पास नहीं है, तब उस कंडीशन में लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा कंपनी के थ्रू। ओके, तो 3 फैक्टर्स यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अर्निंग्स, जब कभी भी मोर अर्निंग अर्न करी जाएगी देन हाई रेट डिक्लेयर हो जाएगा, जब लो अर्निंग्स होगी तब लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग में क्या डिफरेंस है, स्टेबिलिटी का मतलब है कंपनी श्योर है कि उसको लास्ट 10 ईयर्स से 15 ईयर्स से एक स्टेबल अमाउंट ऑफ अर्निंग ही अर्न की जा रही है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग में हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, एंड अनस्टेबल ऑफ अर्निंग की कंडीशन में लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा। कैश फ्लो पोजीशन मैंने आपको बताई कि 2 टाइप्स की ही कैश फ्लो पोजीशन
पोजीशन होती है स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन में हाई रेट ऑफ डिविडेंड हैज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। स्ट्रॉन्ग का मीन्स व्हेन कंपनी हैव सफिशिएंट फंड्स, ओके। एंड जब वीक कंडीशन होगी देन लो रेट ऑफ डिविडेंड हैज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ओके। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में when more growth plans have company, ठीक है। जब कभी भी कंपनी के पास ज़्यादा ग्रोथ प्लान्स हैं, मीन्स अभी रिसेंटली कंपनी के पास में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तब कंपनी क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रिसेंटली कंपनी को अभी टेक्नोलॉजी अपनी अपग्रेड करनी है, तब कंपनी को क्या चाहिए? एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। तो इस कंडीशन में अब फाइनेंशियल मैनेजर कैसा डिसीजन लेगा? वो डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा या फिर रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा रखेगा? तो अब आप यहाँ पे क्या बताओगे? व्हेन मोर ग्रोथ प्लान्स हैव कंपनी, जब कंपनी के पास ज़्यादा ग्रोथ प्लान्स हैं देन लो रेट ऑफ डिविडेंड एंड मोर रिटेन्ड अर्निंग। और अब क्या हो जाएगा? ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग कंपनी अपने पास रखेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको याद होगा इन 11th क्लास रिटेन्ड अर्निंग इज द इंटरनल सोर्स ऑफ कंपनी। इंटरनल सोर्स ऑफ इनकम होता है जिसे रेज करने के लिए कभी भी कोई भी आपको फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग में कोई भी हमें फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वेस्ट करने की नीड नहीं होती है। आपका खुद का पैसा है, आपकी खुद की सेविंग है, तो क्या करेगी कंपनी? रिसेंटली अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, तब हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग का यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि डिविडेंड डिसीजन 2 डिसीजन से रिलेटेड है। आप डिविडेंड का हाई रेट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तब वही सेविंग्स कम हो जाएगी, या फिर आप रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा रख लीजिए तो लो रेट से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जस्ट इसका वाइस वर्सा कर देंगे। व्हेन नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हैव कंपनी, नो ग्रोथ प्लान्स हैव कंपनी। तो यहाँ पर भी अभी रिसेंटली कंपनी के पास कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई भी अभी ग्रोथ प्लान्स कंपनी के पास नहीं है। देन स्टूडेंट्स हाई रेट से वो डिविडेंड दे देगी, हाई रेट ऑफ डिविडेंड एंड लेस रिटेन्ड अर्निंग, और कंपनी अपने पास कम रिटेन्ड अर्निंग रख लेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये शेयर होल्डर्स के डिसीजन पर ही डिपेंड करता है कि वो अपना डिविडेंड लेना चाहते हैं ज़्यादा या फिर कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग रखना चाहते हैं, ओके। तभी तो कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है, बट प्रेफरेंस का इस कंडीशन में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है। और मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अमंग वेरियस पार्टीज, और वेरियस पार्टीज की सीरीज डिवेंचर होल्डर्स सबसे मस्ट होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, देन एम्प्लॉइज, ओके, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स आते हैं। और डिविडेंड डिसीजन स्पेशली इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर ऑफ द कंपनी से ही रिलेटेड होता है, ओके। नाउ आपको मे बी ये पॉइंट अच्छे से फैक्टर समझ में आ गया होगा कि जब ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है तब लो रेट से डिविडेंड और ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग रखेगी कंपनी, और जब कोई भी ग्रोथ प्लान और अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कंपनी के पास देन हाई रेट डिविडेंड और लेस रिटेन्ड अर्निंग रखी जाएगी। नाउ आवर नेक्स्ट फैक्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का क्या मतलब है? सम कंपनीज फॉलोज स्टेबल पॉलिसी ऑफ डिविडेंड। स्टेबल मतलब डिविडेंड का रेट भी कुछ कंपनीज क्या कर देती हैं? फिक्स्ड कर देती हैं, जैसे कि 10% आपको रिटर्न मिलनी ही मिलनी है अपने इन्वेस्टमेंट्स पर, ओके। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रही हैं स्टेबल पॉलिसी ऑफ डिविडेंड। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे एक तो शेयर होल्डर्स की पोजीशन क्या हो जाएगी? बेटर हो जाएगी, क्योंकि उनके पास भी अब फिक्स्ड ऑप्शन है कि भाई हमें फिक्स्ड रेट से ही
क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। एंड रेपुटेशन ऑफ कंपनी ऑल्सो इम्प्रूव्ड इन द शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में क्या हो जाएगा, कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी। एंड इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज रेडी टू इन्वेस्ट दैट टाइप ऑफ कंपनी विच डिक्लेयर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इन्वेस्टर्स भी एक बार को घबरा जाता है कि जब हम किसी भी कंपनी में अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स शेयर्स अगर परचेज कर रहे हैं तो पता नहीं किसी बार कंपनी को अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है तब पता नहीं हमें प्रॉफिट का पोर्शन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या फिर इतना ही प्रॉफिट अर्न करा गया जिससे कंपनी ने अपने सारे पेमेंट्स ही कर दिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स प्राइमरी रिस्क बियरर भी होते हैं। अगर आपको याद हो इन 11th क्लास हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो नाउ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड से सबसे बड़ा प्रॉफिट किसको होता है, एक तो शेयर होल्डर्स को होता है और कंपनी की रेपुटेशन भी इससे अच्छी हो जाती है। एंड इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज रेडी इन दैट टाइप ऑफ कंपनी टू इन्वेस्ट देयर फंड्स विच डिक्लेयर्स स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सिर्फ हम अपनी करंट ईयर की अर्निंग्स से ही डिक्लेयर करेंगे। ये बेटे हमारी पास्ट ईयर्स की परफॉर्मेंस के बेस्ड पर ही जिसकी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग होगा, मीन्स उसकी अर्निंग क्या है, स्टेबल है, तब वही कंपनी क्या कर सकती है, अपनी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड को भी डिक्लेयर कर सकती है मार्केट में। ओके, नाउ प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स में 2 टाइप्स के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। एक तो शेयर होल्डर्स है तो एक आम जनता ही, जनरल पब्लिक है, ठीक है। शेयर होल्डर्स में एक शेयर होल्डर है रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला, एक है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला, और एक है आपका रिटायर्ड शेयर होल्डर और एक है यंग एज शेयर होल्डर, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, मिडिल क्लास शेयर होल्डर क्या उसको रेगुलर इनकम चाहिए या फिर वो उसको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए? सेम वे एक रिटायर्ड पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन है, उसको भी एक रेगुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर कंपनी के पास मोर नंबर ऑफ रिच एंड यंग एज पर्सन है, रिच पर्सन क्या करेगा, रिच पर्सन को रेगुलर इनकम से कोई मतलब नहीं है, उसके पास तो बहुत पैसा है, ओके। और सेम वे यंग एज पर्सन अभी तो वर्क करने की क्या है, एज है, तो वो क्या करेगा, कंपनी में री इन्वेस्ट उसको अपनी डिविडेंड ना चाहकर वो क्या करेगा कि अपनी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग बढ़ा देगा, अपने ही डिविडेंड के पोर्शन को वो री इन्वेस्ट कर देगा कंपनी में। तो नाउ if company have more number of rich and young age person और शेयर होल्डर्स भी आप बोल सकते हैं, तब कंपनी कैसा डिसीजन लेगी, तब कंपनी डिसीजन लेगी लो रेट डिविडेंड का एंड मोर रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। एंड इसका जस्ट अपोजिट आप लिख सकते हैं, इफ कंपनी हैव लेस नंबर ऑफ रिच और यंग एज पर्सन, या फिर आप कर सकते हैं इफ कंपनी हैव मोर नंबर ऑफ ओल्ड एज और रिटायर्ड पर्सन या फिर मिडिल क्लास फैमिलीज बिलोंग्स पर्सन्स। अगर मोर नंबर आप वेराइटीज देखिए, अगर रिच पर्सन है तब लो रेट से डिविडेंड और ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग कंपनी अपने पास रखेगी, एंड इफ कंपनी हैव मोर नंबर ऑफ रिटायर्ड और मिडिल क्लास फैमिलीज पर्सन्स, देन प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, मिडिल क्लास और रिटायर्ड शेयर होल्डर्स को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी और उन्हें रेगुलर अपनी इनकम चाहिए ही चाहिए। तब कंपनी क्या करेगी, तो इस कंडीशन में कंपनी हाई रेट डिविडेंड कर देगी एंड लो या फिर लेस रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टैक्सेशन पॉलिसी पर हम आ जाते हैं। एंड टैक्सेशन पॉलिसी
गवर्नमेंट ने हाई रेट से लगा दिया, एक तो हाई टैक्स कर दिया और एक तरफ हमने लिखा लो टैक्सेशन पॉलिसी, लो टैक्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड कंपनी पेड करती है तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स करने के बाद ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड किया जाता है, टैक्स भी देने के बाद। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले मतलब काफ़ी टाइम लास्ट डिकेड्स आप बोल सकते हो इसको, तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद तब शेयर होल्डर्स को टैक्स पेड करना पड़ता था अपनी इनकम पर, क्योंकि वो उनकी इनकम का सोर्स है। लेकिन अब क्या है, न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स को आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स के बाद ही डिविडेंड कंपनीज पेड करती है। तो अगर कंपनी हाई टैक्स रेट पेड कर देगी तब क्या हो जाएगा, तब लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, लो रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि भाई हाई टैक्स रेट कंपनी दे चुकी है, तब कंपनी के पास इतना अर्निंग बची ही नहीं है। और लो टैक्स रेट में अब जब अगर लो रेट से टैक्सेशन पॉलिसी लगा रखी है गवर्नमेंट ने, तो अगर टैक्स रेट आपने लो दिया है तब हम हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं अमंग देयर शेयर होल्डर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 7 फैक्टर्स तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इन 7 फैक्टर्स के बाद में स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है एक्सेस, फैक्टर नंबर 8, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसीडरेशन। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसीडरेशन, कैपिटल मार्केट जहां से फंड कंपनी इजीली अरेंज कर सकती है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 2 ऑप्शन है, गुड अप्रोच एंड बैड अप्रोच। गुड अप्रोच का क्या मतलब है, व्हेन कंपनी कैन इजीली अरेंज फंड फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। जब कंपनी, गुड अप्रोच का क्या मतलब है, जब कंपनी बहुत ईजिली टर्म्स पर कैपिटल मार्केट से फंड अरेंज कर सकती है, तब कंपनी क्या करेगी, तब कंपनी हाई रेट से डिविडेंड दे देगी एंड लेस रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रख सकती है, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि भाई मुझे तो मार्केट से भी रुपए मिल सकते हैं, मैं तो मार्केट से भी फंड को अरेंज कर सकती हूँ। ठीक है, एंड बैड अप्रोच का क्या मतलब है, और बैड अप्रोच और कोई भी न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी, दोनों की सिचुएशन एक सी ही होती है, न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं अभी आपको बताऊंगी, एक तो लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है एंड मोर रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रखी जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बैड अप्रोच और न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी का क्या मतलब है, अभी कंपनी रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड हुई है, तब क्या कोई भी इन्वेस्टर उस न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा। और बैड अप्रोच का भी यही मतलब है, व्हेन कंपनी हैव नो गुड अप्रोच और व्हेन कंपनी कांट अरेंज फंड ऑन ईजली टर्म्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। जब कंपनी ईजली टर्म्स पर कैपिटल मार्केट से फंड अरेंज नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, अपने पास लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी और अपने पास रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा रखेगी। ओके, आपका 8th फैक्टर हो चुका है। अब हम करते हैं अपने 9th फैक्टर को स्टार्ट। और स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको सारे फैक्टर्स इसलिए बता रही हूँ, हर एक फैक्टर केस स्टडी में इन्वॉल्व होता है और आपको हर फैक्टर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तो इसलिए इसकी डिटेल को भी पढ़ना इसी वजह से ज़रूरी भी है। 9th फैक्टर आ जाता है स्टूडेंट्स लीगल रेस्ट्रिक्शंस। लीगल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है कंपनीज एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड सम प्रोविजंस रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट there are some internal provisions related to payment of dividend. Whether company have
सफिशिएंट फ्लो ऑफ कैश टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कहने का मतलब ये है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। ऐसा नहीं है कि कंपनी क्या करे, कंपनी डिविडेंड तो पेड कर देगी बट उसकी खुद की लिक्विडिटी कंडीशन, कंपनी की कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो की कंडीशन बेकार हो जाए। तो इसलिए अपना कुछ इंटरनल प्रोविज़न भी कंपनी को लगाना पड़ता है रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, तो डिविडेंड पॉलिसी में रेस्ट्रिक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे कि कंपनीज एक्ट के खुद के कुछ कंपनीज एक्ट ने अपने प्रोविजंस बना रखे हैं रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसके साथ साथ कंपनी खुद के भी कुछ इंटरनल प्रोविजंस क्रिएट करती है। अगर कंपनी का पेमेंट ऑफ डिविडेंड करने से कैश फ्लो पोजीशन उसकी बेकार नहीं होनी चाहिए, तभी कंपनी सफिशिएंट फंड से अपने पेमेंट ऑफ डिविडेंड को रख सकती है ना। नेक्स्ट आपका फैक्टर आता है, ये तो हो गया लीगल रेस्ट्रिक्शंस। लीगल रेस्ट्रिक्शंस के बाद में 9 फैक्टर था आपका लीगल रेस्ट्रिक्शंस। 10th फैक्टर है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स का क्या मतलब है? कॉन्ट्रेक्चुअल से आप कॉन्ट्रैक्ट के नाम से याद कर सकते हैं इसको। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स का मीन्स है व्हेन कंपनी हैज अरेंज फंड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन। ओके, देन फाइनेंशियल में पुट सम रेस्ट्रिक्शंस। जो भी आपका डिवेंचर होल्डर है, जिसने भी आपको लॉन्ग टर्म लोन कंपनी को प्रोवाइड करा है, वो फाइनेंशियल आपके फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ओके, तो देन फाइनेंशियल में पुट सम रेस्ट्रिक्शंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड कंपनी शुड बी और वुड बी अबाइड फ्रॉम दीज कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। कंपनी को उन कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ में क्या होना पड़ेगा? बंधना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उनसे लॉन्ग टर्म लोन रेज कर रखा है, तो फाइनेंशियल जैसा चाहेगा वो कहेगा कि अगर उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड किया जा रहा है, तब आप डिविडेंड, इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को हाई रेट से डिविडेंड पेड नहीं करेंगे, तब कंपनी को उनकी बात माननी पड़ेगी। ओके, देन 11th फैक्टर आता है स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। स्टॉक मार्केट रिएक्शंस में डिविडेंड पॉलिसी के डिक्लेरेशन पर स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है। अगर डिविडेंड रेट हाई रेट है और एक तरफ लो रेट हम डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पर हाई रेट से क्या हो जाएगा? स्टॉक मार्केट में आपकी शेयर होल्डर्स का प्राइस अप हो जाएगा, क्योंकि ये गुड न्यूज़ होती है किसी भी स्टॉक मार्केट के लिए, जिससे सिक्योरिटीज़ का प्राइस क्या हो जाता है? अप हो जाता है। इंक्रीज the price of security। ओके, एंड लो रेट के डिक्लेयर करने से क्या हो जाएगा? ये बैड न्यूज़ है किसी भी स्टॉक मार्केट के लिए, और इससे डिविडेंड की पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ हो जाएगी? स्टॉक मार्केट में रिएक्शन का क्या मतलब है कि अगर हमने हाई रेट डिक्लेयर करा है तब उससे प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़ इंक्रीज हो जाता है, और अगर आप लो रेट को डिक्लेयर करेंगे तब हमारी सिक्योरिटीज़ का प्राइस डाउनफॉल में हो जाता है। डाउनफॉल द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज। ओके स्टूडेंट्स, और आपके लिए ये चार्ट सेम वे प्रिपेयर्ड करना मस्ट है। इसके साथ साथ आप अगर डिटेल नोट नहीं भी करेंगे तब भी कोई मैटर नहीं है, बट ये चार्ट आप एज इट इज़ ही नोट करेंगे, आपको लर्न करने में बहुत ईजली पड़ेगा ये टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।